तो आज हम फाइनली फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं PSIR का। और ये जो सीरीज़ है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है जो PSIR ऑप्शनल जिनका है वो अपनी सेल्फ स्टडी के साथ इस तैयारी में इस सीरीज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उससे उनको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो है अपन बात करेंगे हर टॉपिक्स का, और अपन सारे सिलेबस को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। साथ में आप चाहो तो अपने नोट्स, जो भी आपके नोट्स हो सेल्फ स्टडी के साथ, जो भी आप कोई स्टैटिक बुक या एडवांस बुक पढ़ रहे हो या आप किसी कोचिंग में हो, तो आप चाहो तो इन नोट्स को भी अपनी उसमें तैयारी में शामिल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अंडरस्टैंडिंग पहले से बेहतर हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस आप अपनी एडवांस बुक में देख रहे हो उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक अलग डायमेंशन आपको नज़र आ रहा है, एक अलग पर्सपेक्टिव आपका डेवलप हो रहा है, आपके माइंड में थॉट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, है ना, पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेके, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आपको ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी तैयारी में। तो स्पेशली हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो PSIR ऑप्शन लेके तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ है। और पहले जो है अपन टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं जिससे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपन पेपर 1 का जो पार्ट B है, भारतीय शासन एवं राजनीति, उसका जो पहला टॉपिक है ना, भारतीय राष्ट्रवाद, उसको लेंगे और इस टॉपिक को काफ़ी डेप्थ में स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें जैसे लिखा हुआ है, भारत के स्वाधीनता संग्राम की राजनीतिक कार्यनीतियाँ क्या थी, और इसका जो की पॉइंट है वो की पॉइंट है संविधानवाद से जन सत्याग्रह, ठीक है, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब तो गांधीयन एरा जो पढ़ते हैं अपन उसमें उनकी रणनीतियों में शामिल होते हैं ये सारे आंदोलन। उग्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन, किसान आंदोलन, कामगार आंदोलन, सबको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अलग अलग पर्सपेक्टिव थे लोगों के, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात करें, जैसे उदारवादी इंडियन नेशनल मूवमेंट को किस तरीके से देखते थे, समाजवादियों का उसमें पर्सपेक्टिव क्या था, मार्क्सवादियों का क्या था, उग्र मानवतावादियों का क्या था, और दलितों का पर्सपेक्टिव क्या था, ठीक है। तो काफ़ी डेप्थ में इन पर बात करेंगे अपन। साथ में मैं जो आज का लेक्चर है ना उसमें मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी प्रोवाइड करूँगा, जो अपन जितनी भी देर अभी बात करते हैं उसके बाद जो भी आपको जो भी PDF में हम अभी जो बात करेंगे उसके बाद उसका जो क्रक्स होगा ना वो भी अपन 1-2 पेजेस में समझ लेंगे, ताकि ना आपको बार बार वो पूरी कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। केवल आप ध्यान दो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। ये कॉन्सेप्ट ही आप एग्ज़ाम तक लेके जा पाओगे, अपने मेंस एग्ज़ाम तक, है ना। आप केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो। उसके बाद अगर आप कोई स्टैटिक बुक पढ़ रहे हो तो डजेंट मैटर, आपको हेल्पफुल ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन रोड मैप समझ लेते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को कवर करने के लिए अपन को इस रोड मैप से गुजरना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण जानेंगे कि क्या थे राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ठीक है। और राष्ट्रवाद को समझने से पहले अपन 2-3 चीज़ों को समझेंगे कि राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। राष्ट्र के बाद राज्य क्या होता है ये समझेंगे। उसके बाद राष्ट्र राज्य क्या होता है ये समझेंगे। फिर उसके बाद जब इतना पर्सपेक्टिव अपन डेवलप कर लेंगे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, फिर क्वेश्चन आता है कि क्या भारत एक राष्ट्र है, ठीक है। तो अपन फिर इसका जवाब दे पाएंगे। अगर भारत एक राष्ट्र है तब ना अपन पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, है ना। भाई राष्ट्रवाद जो है वो अगर उदय हो रहा है उसका आधुनिक मॉडर्न टाइम्स में, तो उसके रीज़न क्या थे, है ना, उन सब पे अपन बात करेंगे। एक सेकेंड। तो सबसे पहले जो पहला टॉपिक अपन लेंगे वो भारत में राष्ट्रवाद का उदय पर बात करेंगे, राष्ट्रवाद का उदय के कारण क्या थे, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, आपको पता है, A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में। तो इसके पीछे के कारण क्या थे, इसके कांग्रेस की स्थापना को लेके 2 थ्योरीज बड़ी हाईलाइटेड है। एक तो सेफ्टी वॉल थ्योरी और एक तड़ित चालक का सिद्धांत, है ना। ये दोनों क्या थे, और नरमपंथी और उदारवादी चरण क्या था जो कांग्रेस की स्थापना से लेकर के 1905 तक चलता है, ठीक है। 1907 में सूरत स्प्लिट हो जाती है। उसके बाद गर्मपंथ और नरमपंथ में ये विभाजित हो जाते हैं ना, ये अलग अलग हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट फेज था
कांग्रेस का वो नरमपंथियों का था, उदारवादियों का, 1885 से 1905 तक। तो इस पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, बीच बीच में जो भी घटनाएं होंगी उनको भी शामिल करेंगे और पेपर के पर्सपेक्टिव से ही अपन बात करेंगे। ज़्यादा मतलब बाहर भी नहीं जाएंगे और ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं उतरेंगे, ठीक है। गर्मपंथी और उग्रवादी चरण आता है 1906 से 1915 तक का। और जस्ट 1906 के बाद जो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, सूरत स्प्लिट होती है, उसी टाइम पे आप देखोगे 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है ना। बंग भंग आंदोलन पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे, सूरत की फूट 1907 ये पढ़ेंगे। और इसी दौर में गांधीयन एरा को अपन लेंगे। गांधी जी को जो है ना, एक अलग से उनका पूरा एक पर्सपेक्टिव अपन को पढ़ना होता है, क्योंकि गांधी जी को अपन पॉलिटिकल थॉट्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो जो गांधी अपन को पॉलिटिकल थॉट्स में दिखते हैं वो एक अलग व्यक्तित्व है। लेकिन यहाँ जो वो रणनीतियाँ अपना रहे हैं ना, वो उनका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे अपन, वो किस तरीके की रणनीतियाँ अपनाते हैं। असहयोग आंदोलन अपन पढ़ेंगे, काफ़ी डेप्थ में अपन इस पर बात करेंगे, ठीक है। और इनके बीच में जो छुटपुट घटनाएं होंगी उनको भी शामिल करेंगे। सभी ने अवज्ञा आंदोलन पर बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पर बात करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी इस पे अपन बात करेंगे काफ़ी डेप्थ में, और गांधी जी की क्या रणनीतियाँ रही है ना, इन पे बात करेंगे। इसी बीच में बहुत सारी छुटपुट घटनाएं थी, उनको भी अपन शामिल करेंगे, जैसे लखनऊ समझौता। और इनको शामिल करने का जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि अपन बिल्कुल 1 या 2 लाइन में ख़त्म कर देंगे लखनऊ समझौता और होम रूल लीग। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जिनको पढ़ने के बाद अपन 150 से और 250 शब्दों में ना इस चीज़ को लिख पाए, है ना। ऐसा नहीं है कि लखनऊ समझौता केवल फैक्चुअल एसएससी के एग्ज़ाम की तरह याद कर लिया ना, ये यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं, तो अपन हर चीज़ को वैसे ही तैयार करेंगे, ठीक है। तो होम रूल, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन, स्वराज दल, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, मैकडोनाल्ड अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोला जाता है ना। इसी के बाद जस्ट बाद पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच, क्रांतिकारी आंदोलन, किसान और मजदूर आंदोलनों को, इनको अलग से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कैसे हुआ है ना, इस पर बात करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि अगर राष्ट्रवाद को समझने से पहले अपन को पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। एक सेकेंड। तो अब एक बार इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप केवल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, मैं फिर बोल रहा हूँ। शब्द जो होते हैं वो अगर मान लो 50 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो 50 के 50 लोग इस राष्ट्र को अलग अलग तरीके से समझाएंगे, अलग अलग अपने शब्दों में, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा ना वो सबका सेम होगा, ठीक है। तो आपको इस पूरी तैयारी के दौरान एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको केवल कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, क्योंकि जो शब्द आप लिखोगे ना, आप चाह कर भी यहाँ से लाइन टू लाइन वहाँ नहीं ले जा पाओगे अपने एग्ज़ाम में, वहाँ तो आपको अपने शब्द ही लिखने होंगे, ठीक है। तो अपन को केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करना है हर सब्जेक्ट में, PSIR में ही नहीं, ये मेरी सलाह होगी आपको एक बहुत अच्छी, कि आप हर सब्जेक्ट में केवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दो। अब राष्ट्र की अगर बात करें ना अपन, तो आधुनिक पाश्चात्य संदर्भ में यानी मॉडर्न टाइम में जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है ना, वो यूँ कहता है, उसके अनुसार राष्ट्र का अर्थ है कि व्यक्तियों का ऐसा समूह हो जिनका समान धर्म हो, समान भाषा हो, समान इतिहास रहा हो और समान परंपरा को वो लोग फॉलो करते हो, ठीक है। और उनके बीच में ना एक होने की भावना हो, एक होने की भावना जो हो उनके बीच हो, ठीक है। यानी वी फीलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक सेकंड, तो इसमें अपन को क्या समझ आया कि जो आधुनिक पाश्चात्य संदर्भ है ना, उसके अनुसार राष्ट्र क्या है। बेसिकली जो राष्ट्र की परिभाषा है ना मॉडर्न टाइम्स में, वो वेस्टर्न से ही आई है ना, क्योंकि राष्ट्र की जो परिभाषा, राष्ट्र का जो एक पर्सपेक्टिव आज प्रचलित है ना, वो वेस्टर्न ने दिया है ना, क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने बता दिया कि भाई जिन लोगों का एक धर्म हो, एक भाषा हो, एक समान इतिहास रहा हो, एक जैसी परंपरा को वो लोग फॉलो करते हो, वो उन सब लोगों के समूह को राष्ट्र कहा जाता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यहाँ की पॉइंट है लोगों का समूह, है ना। जिन भी लोगों का एक समान धर्म, रिलीजन, भाषा
इतिहास और ट्रेडिशंस, एक जैसी परंपरा को जो लोग फॉलो करते हो और जिनमें एक होने की भावना हो, है ना, वो सब लोग राष्ट्र की परिभाषा में शामिल होंगे। एक चीज और ध्यान रखना, राष्ट्र की परिभाषा में लोग की पॉइंट है, ठीक है। इसमें इसमें जमीन, पर्वत, पहाड़, नदियां वो सब इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो इंक्लूड होगी ना, ये राष्ट्र की परिभाषा ना होकर राज्य की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। ये इतना सा बेसिक डिफरेंस जो है राष्ट्र और राज्य के बीच होता है ना। तो मेरे को उम्मीद है कि आप समझ पाए हो कि राष्ट्र क्या होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं राज्य पे। राज्य के बेसिकली 4 तत्व होते हैं, ठीक है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यानी राज्य जहां भी ये 4 तत्व होंगे ना, वहां जो है अपन उसको स्टेट बोल सकते हैं कि यार ये है ना प्रॉपर स्टेट है, ठीक है। अब राज्य से तात्पर्य है लोगों के ऐसे समूह से, एक सेकंड, लोगों के ऐसे समूह से जो एक निश्चित क्षेत्र या भूभाग में रहते हो, जिसकी अपनी सरकार हो और उस क्षेत्र पर लोगों का वह समूह सर्वोच्च शक्ति रखता हो। सर्वोच्च शक्ति से क्या मतलब है? सर्वोच्च शक्ति से मतलब है संप्रभुता। यानी मान लो ये एक क्षेत्र है, ठीक है, भूभाग है, यहाँ पे कुछ जनसंख्या है, ठीक है। इन जनसंख्या की अपनी एक क्या है? गवर्नमेंट है, अपनी एक गवर्नमेंट है, और ये गवर्नमेंट जो है सॉवरेन है, ठीक है। ये गवर्नमेंट संप्रभु है। संप्रभु का अर्थ होता है कि यहाँ जो निवास कर रहे हैं ना लोग, इनके लिए जितने भी नीति नियम और कानून बनाने की जो पावर होगी ना, वो इस गवर्नमेंट के पास होगी, वही होती है संप्रभुता, ठीक है। तो राज्य का अर्थ होता है कि ऐसे लोगों का समूह जो निश्चित क्षेत्र में रहता हो, यानी भूभाग हो, जनसंख्या हो, उनकी अपनी सरकार हो और उस सरकार को जो है सर्वोच्च शक्ति प्राप्त हो। अगर ये 4 तत्व किसी जगह किन्हीं लोगों के समूह के पास हैं, तो हम कहेंगे कि ये एक राज्य के निवासी हैं, ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि आप समझ पाए हो राज्य की परिभाषा। बाकी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अभी मैंने इसके ना की पॉइंट्स भी अलग से बना रखे हैं आपको समझाने के लिए। तो फिर अभी जस्ट वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अपन को इन चीज़ों को टैकल करना है। अभी आप केवल कॉन्सेप्ट बनाओ। अभी मेरे को उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि राष्ट्र और राज्य के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। राष्ट्र और राज्य के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब अपन चलते हैं राष्ट्र राज्य क्या होता है। देखो, जो वेस्टर्न जो पर्सपेक्टिव है ना, उनका मानना है कि जो भी राष्ट्र होगा ना, जो भी राष्ट्र होगा उसका अपना एक राज्य होगा ही होगा, है ना, ऐसा उनका मानना है, ठीक है। और इसी आधार पे आधुनिक यूरोप का गठन हुआ है। अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा देता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो एक चीज़ कॉमन थी ना, वो थी नेशन स्टेट्स। नेशन स्टेट कैसे था? क्योंकि राष्ट्र राज्य का अर्थ ये होता है कि जो भी राष्ट्र है वो उसका राज्य होगा, ऐसा इन लोगों का मानना है, ठीक है। तो आप देखोगे तो फिर जो मान लो एक राष्ट्र है, ठीक है, इसका अपना राष्ट्र, इसका अपना राज्य है, तो क्या ये राष्ट्र किसी और राज्य के अधीन आना चाहेगा? मान लो कि ये राज्य है एक दूसरा है, मान लो ये राज्य जो है साम्राज्यवादी विचारधारा ये रखता है और ये चाहता है कि इस राष्ट्र पर कब्जा कर ले, तो क्या ये राष्ट्र इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि वो इस राज्य के अधीन चला जाए? जैसे एग्जांपल समझो, ऑस्ट्रिया हंगरी उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो लड़ाई का मुख्य कारण था, उसमें मान लो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ठीक है, और वो जो है एक किसी राष्ट्र पे कब्जा करना चाह रहा है। तो क्या कोई दूसरा राष्ट्र है जो कि इस तरीके की मानसिकता रखता है, यूरोप से रिलेटेड है, तो क्या वो कभी एक्सेप्ट करेगा कि ऑस्ट्रिया हंगरी के मैं अधीन चला जाऊं? बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। यानी राष्ट्र राज्य की परिभाषा जो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से जो हम समझ रहे हैं ना, तो ये राष्ट्र राज्य की परिभाषा, राष्ट्र राज्य की समझ रखने वाले जो ये हैं, क्या ये एक्सेप्ट करेंगे इस चीज़ को? साम्राज्यवाद का विरोध करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो यही एक बहुत बड़ा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच, हाँ, और यही बहुत बड़ा कारण था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है आज जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो चल रहा है ना आज वॉर, उसका कारण भी यही है। यूक्रेन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? यूक्रेन एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसका मानना है कि हम एक राष्ट्र हैं, ठीक है।
हमारा समान धर्म है, समान परंपरा है, समान इतिहास रहा है, हम कैसे जो है रूस की अधीनता स्वीकार कर लें। ठीक है, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि अब तक आप समझ चुके होंगे राष्ट्र क्या होता है, राज्य क्या होता है और राष्ट्र राज्य क्या होता है। बेसिकली राष्ट्र जो है ना, इनका मानना है कि हर राष्ट्र का अपना एक राज्य होना चाहिए और इसी आधार पर यूरोप का गठन हुआ है। और यही कारण है कि यूरोप में ना छोटे छोटे से स्टेट्स हैं, छोटी छोटी सी कंट्रीज है। वो क्यों है? क्योंकि वो अपने आप को मानते हैं कि हम खुद एक अपने आप में राष्ट्र हैं। ठीक है, तो हम इनके अधीन या इनके अधीन क्यों जाएं, हमारा खुद का राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, अब इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद अपन आगे बढ़ते हैं और अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत एक राष्ट्र है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे ना, साम्राज्यवादी इतिहासकार ये कहते थे, वो ये मानते थे कि इंडिया जो है ना वो राष्ट्र नहीं है। ये बोलते थे यार राष्ट्र कैसे नहीं है। और इनमें कौन लोग थे? इनमें मुख्यतः जॉन स्ट्रैची, जॉन सीले, जेम्स मिल। जेम्स मिल कौन थे? जे.एस. मिल के फादर थे ये, जॉन स्टुअर्ट मिल। इनको पढ़ेंगे अपन, जॉन स्टुअर्ट मिल को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में। तो ये इनके फादर थे जेम्स मिल। और उस टाइम के समकालीन विश्व में कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट भी चलता था ना। ये कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट कुछ नहीं था, जैसे आज कोई बड़ी विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो वहाँ के जो कुछ नामी विद्वान होते हैं ना, जिनको हम सुनते हैं, जिनके आर्टिकल्स हम एग्जाम में पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर JNU की बात करें तो रोमिला थापर वगैरह हैं, ये थोड़े वामपंथी फ्रंट रखते हैं अपना ना, लेफ्टिस्ट। तो इसी तरीके का एक फ्रंट ये था कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ थॉट। ये भी साम्राज्यवादी पर्सपेक्टिव रखते थे। तो ये लोग जो थे वो इनका ये मानना था कि भारत जो है ना एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि भारत राष्ट्र होने की शर्तें पूरी नहीं करता। और ये कहते थे कि भारत ना केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, ऐसा ये लोग निष्कर्ष निकालते थे। और इसी आधार पर ना ये यूँ कहते थे कि भारतीयों का तो कोई नेशनल मूवमेंट था ही नहीं, है ना, भारतीयों का कोई राष्ट्रीय आंदोलन था ही नहीं, क्योंकि भारत तो राष्ट्र है ही नहीं। अब पॉइंट ये आता है कि ऐसा ये लोग कहते क्यों थे? ऐसा ये लोग इसलिए कहते थे, ये इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए कहते थे। एक सिद्धांत का आपने सुना होगा नाम, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। ठीक है, अगर नहीं सुना हो तो आज आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी अच्छे से। व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी जो थी, ये इस व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी को सही ठहराना चाहते थे ये साम्राज्यवादी इतिहासकार। इसलिए ये बोलते थे कि भारत एक राष्ट्र नहीं है। अब जब भारत राष्ट्र ही नहीं है तो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन भी नहीं हुआ, है ना। तो ये यूँ कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है, भारत केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये क्या है, व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी को सही साबित करना चाहते थे। ठीक है, और यूरोप के लोग ये व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी के अनुसार जो ये यूरोप के लोग थे ना, इनका मानना ये था कि आधुनिक अफ्रीका और एशिया के जो लोग हैं ना, आधुनिक अफ्रीका के काले और एशिया के जो भूरे लोग हैं, है ना, यानी अपन लोग ना असभ्य हैं, है ना, अपन जो है असभ्य हैं। तो अपन लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी किनकी है? इन श्वेतों की है। और बेसिकली ये यूँ कहते थे कि ये ना प्राकृतिक रूप से ही डिवीजन है, ये ईश्वर ने किया है डिवीजन, गॉड ने किया है डिवीजन। गॉड ने हम श्वेतों को ये जिम्मेदारी दी है कि हम एशिया और अफ्रीका के जो लोग हैं ना, जो असभ्य हैं, इनको सभ्य बनाएं। ये था व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी। ठीक है, तो इसी थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए ना ये लोग कहते थे कि भारत एक राष्ट्र है ही नहीं। अभी ध्यान रखना, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक ये है, वो क्वेश्चन ये है कि क्या भारत एक राष्ट्र है। और इसी में हमने पहला पॉइंट उठाया साम्राज्यवादी इतिहासकारों का, कि ये लोग क्या कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है। तो हमें पता लगा कि ये लोग जो है व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि भारत राष्ट्र नहीं है, भारत केवल एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, केवल एक जमीन का टुकड़ा है जहाँ कुछ लोग रह रहे हैं। ठीक है, और ऐसा व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी क्या थी, अभी अपन ने बात की, ये थी। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में जान लेते हैं। अफ्रीका में रहने वाले अश्वेत और एशिया में रहने वाले भूरे लोग असभ्य हैं, जबकि यूरोप में रहने वाले श्वेत लोग जो है वो सभ्य हैं। और ईश्वर ने श्वेत व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वह काले व भूरे लोगों को सभ्य बनाए। ठीक है, यही क्या था, यही था व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी।
श्वेत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। ठीक है, अब इसी चीज को, अब ये तो इन्होंने अपना विचार दे दिया कि क्या भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है, लेकिन अभी अपन को जवाब थोड़ी मिला है कि भाई भारत एक राष्ट्र है कि नहीं। अपन को तो ये आंसर लिखना होगा कि भाई भारत एक राष्ट्र है कि नहीं, है ना। और ऑब्वियस ही बात है, हमारा क्या भारत एक राष्ट्र नहीं होगा क्या? ऑब्वियस ही बात है ना। तो क्या क्या डिफरेंस है यहाँ के मतलब भारत के राष्ट्र होने में और जो यूरोप के देश हैं उनके राष्ट्र की परिभाषा में, यहाँ भारत के राष्ट्र की परिभाषा में बेसिक डिफरेंस क्या है, इस पर अपन बात करने वाले हैं। तो श्वेत उत्तरदायित्व का सिद्धांत जैसे आता है, जैसे इसका क्रिटिसिज्म स्टार्ट करते हैं अपने भारतीय इतिहासकार। इनमें मुख्य कौन थे? एक तो आर.सी. मजूमदार थे, के.पी. जायसवाल थे और वी.डी. सावरकर। इनका तो आपने बहुत नाम सुना होगा। ये ना इस मत से असहमत थे, इनके अंग्रेजों के मत से, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे ना, इनके मत से असहमत थे। ठीक है, और ये यूं कहते हैं जो अपने इतिहासकार थे, इन्होंने कहा कि भारत ना सदैव से ही एक राष्ट्र रहा है। प्राचीन युग से, एक सेकेंड, प्राचीन युग से ही भारत एक राजनीतिक इकाई के रूप में देखा जाता रहा है और यहाँ पे प्राचीन काल से अखंड भारत की अवधारणा प्रचलित थी, है ना। आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अखंड भारत की अवधारणा हमें देखने को मिलती है, सम्राट अशोक के टाइम पे हमें अखंड भारत की अवधारणा देखने को मिलती है। ठीक है, तो भारत ये कहते हैं कि भारत तो प्राचीन काल से एक राजनीतिक इकाई रहा है। तो तुम लोग आके हमें मत बताओ कि हम क्या है ना, हम राष्ट्र है कि नहीं है। हमारे अंदर तो बहुत पहले से अखंड भारत की अवधारणा थी, हम एक राजनीतिक इकाई के रूप में रहे हैं। भारत में प्राचीन जो भारतीय ग्रंथ हैं उनमें चक्रवर्ती का आदर्श का उल्लेख मिलता है। चक्रवर्ती का आदर्श जो था वो हर महान शासक का उद्देश्य होता था, यानी उस टाइम में जो भी सेंटर ऑफ पावर में होता था ना, मुख्य शासक, उसका आदर्श होता था कि वो चक्रवर्ती का आदर्श प्राप्त करे। चक्रवर्ती का आदर्श मतलब जिसका सब चारों दिशाओं में राज हो, है ना, जो सुप्रीम कमांडर हो, मतलब वहां का जिसकी संप्रभुता हो पूरे क्षेत्र पे। तो ये तो हमारे महान शासकों का एक आदर्श हुआ करता था प्राचीन काल से, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, जो भारतीय इतिहासकार हैं, क्यों बोल रहे हैं ये चीज? ये साम्राज्यवादी इतिहासकारों के मत से असहमति व्यक्त करते हुए ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप टॉपिक से डेविएट मत हो ना, आप ध्यान रखना बिल्कुल कि अपन कहाँ किस टॉपिक में चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, अब चक्रवर्ती के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपने कभी अभी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ हुआ करते थे। क्या थे ये? महाभारत में भी जब पांडव विजय हुए उसके बाद राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का जिक्र मिलता है, और भगवान राम के बारे में भी रामायण में इस चीज का जिक्र मिलता है कि उन्होंने जब रावण को पराजित कर दिया तो उसके बाद जब वो एकमात्र राजा रह गए थे, है ना, तो पूरे भारत वर्ष में जब उनकी एकमात्र सत्ता स्थापित हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने भी राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ किया था। ठीक है, इसमें क्या होता था, राजसूय में क्या होता था, ये एक यज्ञ था एक प्रकार का, और इस यज्ञ के करने के बाद अश्वमेघ किया जाता था, यानी अश्व यानी घोड़ा, ठीक है, अश्व यानी घोड़ा, मेघ यानी बलि। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, घोड़े की बलि दी जाती थी इस यज्ञ के बाद। अब इसका प्रोसेस क्या होता था कि एक यज्ञ होता था, यज्ञ के बाद उस यज्ञ में जो है घोड़े को पूजा जाता था। पूज के उस घोड़े को ना, जैसे मान लो ये क्षेत्र है पूरा, ठीक है, इस घोड़े, ये मान लो यहाँ पे राजसूय यज्ञ हुआ, उसके बाद मान लो ये दूसरे की टेरिटरी, दूसरे राजा की, ठीक है, तो यहाँ पे इस घोड़े को ना छोड़ दिया जाता था। अब ये घोड़ा मान लो इस राजा की टेरिटरी में जाके खड़ा हो गया, इस घोड़े के पीछे पीछे ना राजा की इस राजा की सेना चलती थी। एक सेकेंड, इस राजा की सेना भी चलती थी। अब ये घोड़ा जिस टेरिटरी में जाके खड़ा हो गया ना, उस राजा के पास दो चॉइस होती थी। पहला, या तो वो इस राजा की अधीनता स्वीकार कर ले, या फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, और आपने सुना होगा कि लव और कुश जो थे उन्होंने इस अश्व को बांध भी लिया था। बाद में राम भगवान को पता लगा था, उनको कहा यार ये तो अपने ही है ना, ऐसे करके मैटर सॉल्व हुआ। तो इस तरीके से राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ का जो बात जो है हमें हमारे भारतीय ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। अब बात करें सांस्कृतिक स्तर पर भी भारत में एकता पाई जाती थी, और समय समय पर महान सामाजिक धार्मिक सुधारक इस दिशा में कार्य भी करते हैं। जैसे शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, और इसी प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना देश के विभिन्न स्थलों पर हुई। ठीक है,
जो कि क्या है, जो कि सांस्कृतिक एकता की अभिव्यक्ति है। और आपको पता होगा शंकराचार्य जो थे कहाँ के थे, शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ था। अब आप देखो कि केरल यानी दक्षिण का एक व्यक्ति भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित कर रहा है, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं होगा, है ना। अगर साउथ का कोई व्यक्ति नॉर्थ में आगे कोई चीज, किसी चीज को रिकॉग्निशन दिला रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसे ही हो जाता होगा, है ना। अगर सांस्कृतिक एकता नहीं होगी, सांस्कृतिक जुड़ाव नहीं रहा होगा, एक समान परंपरा नहीं रही होगी, जुड़ाव की भावना नहीं रही होगी, तो उस चीज को एक्सेप्टेंस कैसे मिली होगी। ऐसे कैसे शंकराचार्य जी ने ऐसे 4 मठ स्थापित कर दिए, ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिए, जिनका आज भी बहुत महत्व है। आप सब लोग जानते हो, आप में से बहुत लोग घूम के भी आए होंगे उन सब जगह पे, ठीक है। तो ये एक चीज है। उसके बाद आधुनिक युग में भारत में धार्मिक और भाषाई क्षेत्रीय विविधता के बावजूद भारतीयों के बीच एक होने की भावना पाई जाती है, और एकत्व की ये भावना ही भारतीय राष्ट्र की आत्मा है, ठीक है। ये निष्कर्ष होगा हमारा, एकत्व की ये भावना ही भारतीय राष्ट्र की आत्मा है। अतः तमाम विविधताओं के बाद भी भारत एक राष्ट्र है, क्योंकि भारत यूरोप के देशों की भांति राष्ट्र राज्य नहीं है, नेशन स्टेट नहीं है, लेकिन भारत क्या है, भारत बहुसांस्कृतिक राष्ट्र अवश्य माना जाएगा, ठीक है। इस चीज को समझो। हमने कहा कि तमाम विविधताओं के बाद भी भारत के लोगों में एक होने की भावना पाई जाती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तमाम विविधताओं के बाद भारत एक राष्ट्र है, लेकिन भारत जो है ना, यूरोप के देशों की तरह राष्ट्र राज्य नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि भाई जैसे राष्ट्र की परिभाषा क्या थी यूरोप के लोगों की, कि एक समान धर्म हो, एक समान भाषा हो, एक समान परंपरा, एक समान इतिहास उनका रहा हो, एक होने की भावना उनमें हो। तो हमारे इतिहासकार यूँ कहते हैं कि यार देखो, ये जो शुरुआती की 4 चीजें हैं ना, एक समान धर्म, एक समान इतिहास, ठीक है, एक समान परंपराओं को वो सब लोग फॉलो करते हो, ये सहायक परंपराएं हैं। सबसे मेन जो चीज है ना राष्ट्र की जो मेन चीज है वो है वी फीलिंग, ठीक है। वी फीलिंग यहां समझते हो आप, कंफ्यूज हो जाओगे आप, यहां समझो। जो मेन चीज है ना वो ये है वी फीलिंग। राष्ट्र होने की शर्त में जो मुख्य शर्त है ना वो ये है कि एक होने की भावना होनी चाहिए। बाकी जो ये चीजें है ना, समान धर्म, समान भाषा, समान इतिहास, समान परंपरा, ये सहायक टूल हैं किसके, राष्ट्र होने के, है ना। लेकिन वी फीलिंग, एक होने की भावना होनी चाहिए, है ना। लेकिन अंग्रेज तो कहते थे कि यार ये जो भारतीय लोग हैं इनमें तो, वो कहते ना 4 कोस पे वाणी बदले और 12 कोस पे बानी, है ना। आपने सुना होगा कि खान पान, बोलचाल, रहन सहन, पहनावा सब बदल जाता है। तो बेसिकली हमारे जो इतिहासकार थे ना, इन व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी, इन साम्राज्यवादी इतिहासकारों का मत को अस्वीकार करते हुए ये कहते हैं कि भाई साहब आपकी जो परिभाषा है ना राष्ट्र की, उसमें जो आप 4-5 पॉइंट्स बता रहे हो, उनमें मेन पॉइंट तो ये है कि एक होने की भावना होनी चाहिए लोगों में, ठीक है। हम भारत के लोग, हमारे अंदर क्षेत्रीय विविधता है, हमारे ट्रेडिशंस अलग अलग हैं, हमारा रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा सब चीज़ अलग है, लेकिन जब इंडियन टीम जीतती है ना तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खुश होते हैं, ठीक है। जब चंद्रयान की लैंडिंग होती है ना तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब खुश होते हैं, ठीक है। जब हम किसी ग्लोबल फ्रंट पे कहीं ना कहीं हमारी विजय प्राप्त होती है ना किसी भी फील्ड में, तो सब खुश होते हैं। तो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर वी फीलिंग है, ठीक है। तो हम बेसिकली हमारे जो इतिहासकार थे वो यूँ कहते हैं कि मेन जो चीज़ है ना, मेन जो चीज़ है वो तो वी फीलिंग है, बाकी तो सब जो है सपोर्टिंग टूल है, ठीक है। इसलिए भारत राष्ट्र यूरोप के देशों की तरह नहीं है, लेकिन भारत एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको इस चीज़ का आंसर मिला होगा कि क्या भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है, ठीक है। आप रटने की बिल्कुल कोशिश मत करना, अपन को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है। भाषा आप अपने हिसाब से तैयार करना, जो भी आप लिखो केवल कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द लिखना, सब सही रहता है, ठीक है। अब जब हमने समझ लिया कि भाई भारत एक राष्ट्र है, हमने राष्ट्र भी समझ लिया, हमने राष्ट्र राज्य क्या होता है ये समझ लिया,
हमने राज्य क्या होता है ये समझ लिया, हमने वाइट्समैन बर्डन थ्योरी समझ ली, उसको काउंटर करते हुए भारतीय इतिहासकारों ने क्या पर्सपेक्टिव अपना रखा, अपने जो एंशियंट टाइम के एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने समझाया, हमने ये समझ लिया। अब मॉडर्न टाइम में आओ, ये सब चीज़ें तो हमको पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भारत एक राष्ट्र है कि नहीं है। अब ये समझो कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे। बेसिकली ये एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है हमारी, इंडियन नेशनल मूवमेंट में एंटर होने के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है ना। अब राष्ट्रवाद के उदय के कारण समझेंगे अपन, तो यहाँ समझते हैं। यद्यपि भारत में प्राचीन युग से राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता के तत्व मौजूद रहे हैं, अभी अपन ने समझा, किंतु आधुनिक युग में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए अनेक कारक उत्तरदायी थे। ठीक है, अब ये कारक क्या थे, इन पे अपन बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है ना वो है ब्रिटिश शासन द्वारा अपनाई गई राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक नीतियाँ। देखो एक चीज, एक कहानी समझो, 1707 में जो मुगल एम्पायर था उसका सबसे योग्य नेतृत्व, मतलब योग्य तो क्या यूँ बोलेंगे, अंतिम योग्य नेतृत्व, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है उसके बाद आप देखोगे कि ब्रिटिश इंडिया का जो है स्टैब्लिशमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है स्टैब्लिशमेंट की ओर एक कदम बढ़ा देती है अपना ना। प्लासी और बक्सर की लड़ाई हो जाती है और उसके बाद जो है बंगाल और बिहार और उड़ीसा पे उनको दीवानी और फौजदारी राइट्स मिल जाते हैं। यानी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद एक भी ऐसी राजनीतिक शक्ति उस टाइम पावर सेंटर में नहीं थी जो एक तरीके से रूल्स और रेगुलेशन बना के काम कर रही हो। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने एक जैसी पॉलिटिकल जो उनका पर्सपेक्टिव था वो लोगों के सामने रखा, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी वो जो थी वो एक जैसी थी सबके लिए। आर्थिक नीतियों में आप देखोगे भारतीय रुपया उन लोगों ने वो लोग लाए। ठीक है, तो आप देखोगे कि जब एक जैसी चीज़ें हुई ना तो उससे क्या होता है, जब एक जैसी चीज़ें होती हैं तो उससे भारतवासियों के बीच में एक पहचान, एक समान पहचान और एक समान शत्रु की भावना विकसित होती है ना। जैसे दो व्यक्ति हैं, मान लो दोनों ही पीड़ित हैं एक किसी व्यक्ति से, तो वो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो वो देखेंगे यार मैं भी दुखी, तू भी दुखी, और अपने दुख का कारण क्या है ये तीसरा व्यक्ति। ठीक है, तो उस टाइम भी ये जो राजनीतिक और प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां ब्रिटिश शासन की थी ना, सबके लिए एक थी। ऐसा नहीं था कि वो हिंदुओं के लिए अलग चला रहे थे, मुसलमानों के लिए अलग चला रहे थे। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू पर्सनल लॉ को लेकर के बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंसेस थे, लेकिन एक बेसिक जो पर्सपेक्टिव था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जैसे IPC, CRPC, CPC, ये सब आपको पता है उस टाइम की है। ठीक है, तो सबके लिए एक जैसी थी, है ना। तो राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक नीतियां एक बहुत बड़ा कारण थी भारत के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने में, क्योंकि इन नीतियों से क्या हुआ, राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक एकता उत्पन्न हुई भारतवासियों में, उनके बीच में संपर्क बढ़ा। ठीक है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एक सेकंड, उनके बीच में संपर्क बढ़ा और समान पहचान और समान शत्रु यानी कॉमन आइडेंटिटी और कॉमन एनिमी की भावना उनके अंदर विकसित हुई। की पॉइंट इसका क्या है, की पॉइंट है कि उनकी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों से समान पहचान और समान शत्रु की भावना लोगों के बीच में विकसित हुई। इसने क्या किया, इसने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जब दो व्यक्ति हैं उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि यार हमारा जो दुश्मन है ना ये तीसरा व्यक्ति है, मेरा कोई दोस्त है, अगर मेरे को ये एहसास है कि यार उसका भी दुश्मन ये तीसरा है और मेरा भी दुश्मन ये तीसरा है, तो हम दोनों का क्या होगा, हम दोनों में जुड़ाव महसूस होगा नहीं होगा, हम देखेंगे यार हम दोनों की परिस्थिति एक जैसी है ना, और ये लोग जो है हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था भारत के लोगों में राष्ट्रवाद के विकास के लिए। तो पहला पॉइंट तो है ब्रिटिशर्स की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक नीतियाँ। दूसरा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। देखो यार, अंग्रेज ना जब भारत आए थे तो अंग्रेजी शिक्षा इसलिए नहीं लेके आए थे तो वो इंग्लिश लोगों, भारतीयों को ना अंग्रेज बना देंगे, है ना, कि भारतीयों को वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे और बड़ा एटीट्यूड झाड़ेंगे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं था, उनका पर्सनैलिटी इनहेंस करेंगे, वो ऐसा कुछ नहीं था भैया। वो क्या थे, वो जैसे लॉर्ड मैकाले के शब्दों में अगर देखें ना तो कंपनी को क्या चाहिए था, कंपनी को चाहिए थे सस्ते कर्मचारी। ठीक है, बाबू क्लर्क टाइप के कर्मचारी। ऐसा नहीं कि वो इंडियंस को ICS ऑफिसर बनाने के लिए इंग्लिश उन्होंने प्रमोट की थी, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट
उनको समय के साथ मांग बढ़ी, प्रदर्शन बढ़ा, लोगों की जो है विद्रोह हुए, तो उस चक्कर में उनको ICS में भी इंडियंस के लिए उनको अलाउ करना पड़ा। बाकी जो अंग्रेज थे ना, उनका 2 कारण थे अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के भारत में। पहले कारण जान लेते हैं, उसके बाद इसने राष्ट्रवाद के उदय में कैसे भूमिका निभाई, ये हमारा मेन पॉइंट है, ठीक है। तो पहला तो ये था कि उनको ना अपने प्रशासनिक अधिकारी चाहिए थे सस्ते। अब मान लो वो किसी अंग्रेज को ब्रिटेन से लेके आ रहे हैं यहाँ पे क्लर्क बनाने के लिए, तो अब वो आदमी क्लर्क बनने के लिए आएगा क्या? वो तो ICS बनने के लिए आएगा, वो तो IPS बनने के लिए आएगा, वो क्लर्क बनने के लिए क्यों आएगा? और आएगा भी क्लर्क बनने के लिए तो बहुत तनख्वाह लेगा, है ना। वो इंडियंस की तरह थोड़ी है कि कम में ही मान जाएगा, वो तो फिर उतना ही मांगेगा। तो पहला तो ये था कि उनको प्रशासनिक कार्यों के लिए सस्ते कर्मचारी चाहिए थे। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि वो ये चाहते थे कि ये जो लोग हैं ना, हिंदुस्तानी जो भूरे लोग हैं, इनको ना अपन जैसे लॉर्ड मैकाले के शब्दों में अगर कहूँ ना मैं, तो एक ऐसा वर्ग तैयार करना इनका उद्देश्य था जो रंग से तो भारतीय हो लेकिन रुचि और विचारों से ना बिल्कुल अंग्रेज हो, है ना। तो ये लोग क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि हम हमारी भाषा इन लोगों को सिखा के एक ऐसा वर्ग तैयार कर लेंगे जो बिल्कुल हमारे फेवर में बात करेगा, जो बिल्कुल हमारे हमारे जैसा सोचेगा, हमारे हमारे सपोर्ट में खड़ा होगा, ठीक है। तो 2 रीज़न इनके ये थे। लेकिन आप जानते हो कि हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। इन्हीं अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके, इन्हीं लोगों से अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके एक ऐसा वर्ग भी तैयार हुआ, ठीक है, जो इंग्लिश जानता था, जिन लोगों ने इन्हीं की भाषा में पढ़ाई की, इन्हीं की एजुकेशन सिस्टम से पढ़े। और फिर उन लोगों ने जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स थे काफ़ी अच्छे अच्छे, जैसे J.S. मिल की बात करें, लिबर्टेरियन थिंकर है, उन्होंने उनको पढ़ा यार स्वतंत्रता पे इतने अच्छे अच्छे विचार इनके लोग दे रहे हैं, ठीक है, और ये तो हमारे यहाँ आके इन्होंने उत्पाद मचा रखा है। तो एक वर्ग ऐसा भी तैयार हुआ जो इनका जो ये जो लोग शोषण करते थे ना, इन सब को की चेतना जो है भारतीयों के बीच में डेवलप करने लगा, और भारतीयों का नेतृत्व करना उन्होंने शुरू किया कि यार ये जो लोग हैं ना, ये सही नहीं कर रहे हैं, है ना। ये इनके यहाँ तो बहुत आज़ादी है, बहुत कुछ करने को मिलता है लोगों को, बहुत फ्रीडम है, लेकिन यहाँ तो ये लोग बिल्कुल भी ऐसा हमें करने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी शिक्षा का जब भारत में प्रसार हुआ तो इससे शिक्षित भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के महान दार्शनिकों और उनकी रचनाओं को पढ़ा, और अन्य शिक्षित भारतीयों ने आगे चलकर भारत में साम्राज्यवादी शोषण का विश्लेषण किया। जैसे दादा भाई नेहरू, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी बुक थी, उसमें ना ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में इन्होंने लिखा था। तो ये क्या थे? दादा भाई नेहरू जी जो बहुत बड़े स्कॉलर थे, इंग्लिश सारा उनकी शिक्षा दीक्षा इन्हीं की उससे हुई थी। लेकिन वो क्या हुआ, बाद में उन्होंने विश्लेषण करना स्टार्ट कर दिया कि यार ये लोग तो हमारे साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, है ना। तो वो इंग्लिश जो एजुकेशन का जो प्रसार करना चाहता था ना, ये उल्टा इन पे पड़ा ये चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है यातायात और संचार के साधनों का विकास, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है, ठीक है, राष्ट्रवाद के विकास में। अब ये कैसे रहा है? अब अंग्रेज भारत में कोई मतलब क्रांति करने के लिए थोड़ी आए थे कि वो हमें यातायात और संचार के साधनों का विकास करें और हमारे लिए सुविधाएं संसाधनों का वो करें ताकि हमारा जो है लाइफ थोड़ी स्मूथ हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या चाहते थे? उन्होंने रेलवे का उद्देश्य क्या था उनका? रेलवे का उद्देश्य उनका ये था कि कच्चा माल ना उनको आसानी से प्रोवाइड हो जाए, ठीक है, दूर दराज के क्षेत्रों से। दूसरी चीज़, ब्रिटिश जो वस्तुएं बन के आ रही थी वो भारत के बाजारों में दूर दूर तक उस चीज़ को पहुंचा दे। तीसरी चीज़ अगर साम्राज्य के खिलाफ कहीं पे विद्रोह होता है तो तुरंत सेना को वहाँ पहुंचा दे, ये उनके रीजंस थे। लेकिन इस चीज़ से एक और चीज़ हुई, भारतीयों में आपस में संपर्क भी तो बढ़ेगा ना भाई। भारत भी तो, भारतीय लोग हैं वो भी तो ट्रेनों में सफ़र करते होंगे, तो उनके बीच भी संपर्क बढ़ा, एक दूसरे की परेशानियाँ सुनने को मिली, तो उससे क्या हुआ, उनके बीच में एकता पैदा हुई। उससे क्या हुआ, उससे राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो एक रीज़न यातायात और संचार के साधन भी है, ठीक है। एक बहुत बड़ा रीज़न जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रभाव भी रहा है, क्योंकि आप देखोगे 19वीं शताब्दी जो थी ना, उसको भारतीय नवजागरण का युग कहा जाता है। उसको भारतीय नवजागरण का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी दौर में आप देखोगे राम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती जैसे सामाजिक धार्मिक सुधारक पैदा हुए, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने भारतीय समाज में जो कुरीतियाँ थी ना, जैसे जातिवाद, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं की स्थिति, विधवा पुनर्विवाह पर रोक,
इन सब चीज़ों पे इन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों पे इन सब चीज़ों पे इन्होंने क्या किया, चोट की। इन्होंने बोला कि यार ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये तो गलत हो रही है यार, है ना। तो आप देखोगे जो विवेकानंद थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन करके चलाया था। राम मोहन राय की आत्मीय सभा थी, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने तो वेदों की और लोटों का नारा दिया था। लेकिन वेदों की और लोटों में भी इन लोगों ने सबने ना एंशियंट टाइम के हमारे भारतीय ग्रंथों का ही सहारा लिया। इन्होंने बोला कि ये जो चीज़ आज जातिवाद, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह और ये महिलाओं के साथ जो ये सब हो रहा है ना, ये हमारे वेदों में थोड़ी था, ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो था ही नहीं। ये तो गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है इसकी, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भारतीयों में क्या है ना, एक नव जागरण की भावना उन्होंने पैदा की, ठीक है। एक सेकंड, एक नव जागरण की भावना उन लोगों ने पैदा की, ठीक है। इन्होंने आत्मसम्मान जगाया लोगों के बीच में कि हम ना इन इन किसी भी तरीके से हीन नहीं है, हमारे अंदर भी जो है हम अपने आप में ही काफ़ी हैं। अपन आत्मविश्वास की भावना इन लोगों ने जागृत की। उससे क्या हुआ, भारत के लोगों में क्या हुआ, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, राष्ट्रवाद के उदय में इस चीज़ से सहायता मिली। तो एक पॉइंट जो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट जो है राष्ट्रवाद के उदय में, ये है अत्याचारी शासकों की भूमिका। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो है बायोग्राफी है, एक उनकी बायोग्राफी है नेशन इन द मेकिंग, उनकी एक बायोग्राफी है। और उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट था उनका कि राष्ट्रवाद के विकास में जो बुरे शासक होते हैं ना, ये किसी वरदान से कम नहीं होते, है ना। अब वो चीज़ उन्होंने किन को पॉइंट करके कहा था उन्होंने, जिस टाइम पे क्या था, लॉर्ड लिटन जो थे ना, वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है, जो क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेजेस जो होती है ना, उस पर इन लोगों ने प्रतिबंध लगा दिए थे। क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजी न्यूज़पेपर जो थे वो तो अंग्रेजों की जो थे चाटुकारिता करते थे, वो तो क्रिटिसिज्म करते नहीं थे। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में तो बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था उस टाइम पे। क्षेत्रीय लैंग्वेज में क्षेत्रीय भाषा के लोगों को जो है जागृत करने के लिए क्षेत्रीय न्यूज़पेपर जो थे उसमें छापते थे कि यार ये अंग्रेज जो है सही नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को ना रेगुलेट करने के लिए लॉर्ड लिटन जो है वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आए थे। तो इस चीज़ का बहुत जो है उल्टा प्रभाव लोगों के मानसिक स्तर पर पड़ा। उन्होंने देखा कि यार ये तो जो है ये तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं हमारे साथ। अब हम अपने लोगों तक अपनी बात को पहुंचा भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ इन्होंने एक चीज़ और की, सिविल सेवा में उम्र सीमा को इन्होंने और कम कर दिया भारतीयों के लिए। अब आपको पता है यार, वैसे ही भारत में आज भी आप देखो ना, अब जाके तो चलो ठीक है, जो न्यू जनरेशन आ रही है वो तो फिर भी सही उम्र में स्कूल चली जाती है। तो उस दौर में तो बहुत लेट स्कूल जाया करते थे बच्चे, तो वैसे ही लेट है ना। ऊपर से तुमने उम्र और कम कर दी। अब हमारा बच्चा जब तक उसका मानसिक विकास होगा तब तक तो उसका अटेम्प्ट ही खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे, इंडियन एसोसिएशन की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन जो थी वो कांग्रेस से भी पहले स्थापित कर दी थी इन्होंने, है ना। इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इनकी एक बायोग्राफी थी नेशन इन द मेकिंग। और इसी में इन्होंने जो है लॉर्ड लिटन को लेकर के इन्होंने ये 2-3 बातें कही थी। हालांकि जो करजन जो था ना, लॉर्ड करजन, बंगाल विभाजन के टाइम का, वो भी किसी दुर्जन से कम नहीं था। लेकिन उसको ना अपन यहाँ पॉइंट नहीं करेंगे, उसको अपन यहाँ इसलिए नहीं बोलेंगे, उसको इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम अभी राष्ट्रवाद के उदय का जो दौर था ना 19वीं शताब्दी का, उसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना। और जो करजन जो था वो 20वीं शताब्दी का जो है व्यक्ति है। तो अभी उसको अपन यहाँ उसका एग्जाम्पल नहीं दे सकते। यहाँ तो लॉर्ड लिटन जो है ना, उन्हीं को अपन रखेंगे, ठीक है। फिर एक और नेक्स्ट जो की पॉइंट है वो ये है कि भारतीयों के साथ किया जाने वाला प्रजातीय भेदभाव जो था ना, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना के विकास में। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन की तो एक मैं आपको बात बताऊं, एक है कॉलिंस नेपियर, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ उनका, 1975 में उनकी एक बुक आई थी फ्रीडम एट मिडनाइट। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो आपने सुना होगा मॉल रोड, ठीक है, जो जितनी भी ये जो जैसे
जो पहाड़ी इलाकों पे शिमला विमला मसूरी वसूरी इस जगह पे आप देखोगे हर जगह मॉल रोड होता है, ठीक है। तो ये जो अंग्रेज हुआ करते थे ना, ये गर्मियों में ऐसी ठंडी जगहों पे जाके जो है अपना बसेरा बनाते थे, ठीक है, बढ़िया। तो वहाँ पे अच्छे से डेवलप करते थे उस क्षेत्र को। तो वहाँ के एक घटना का इन्होंने जिक्र किया अपनी बुक में। तो वो कहते हैं कि यार जो रेस्टोरेंट और ये सब चीज़ें, होटल्स वगैरह और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे या तो वो लोग जा सकते थे जो अंग्रेज थे, या फिर वो लोग जा सकते थे जिनको कोई उपाधि मिली हुई थी, है ना, खान बहादुर, राय बहादुर, फलाना बहादुर, ढिकाना बहादुर, या तो वो जा सकता था। बाकी किसी मतलब नॉर्मल भारतीय की तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो जो है वहाँ चला जाए। इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन वो वहाँ था। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाती होंगी अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था राष्ट्रवाद के उदय में। फिर कुछ एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ऐसी थी, जैसे 1896 में इथियोपिया जैसी छोटी सी कंट्री ने ना इटली को पराजय कर दिया, इटली को हरा दिया। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया, है ना। तो इन दो एग्जाम्पल से भी बहुत बड़ी ना एक एक चीज़ जो समझ आई ना भारतीयों को, वो ये आई कि यार ये जो अंग्रेज है ना, ये अपराजय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको भी हराया जा सकता है। तो इस चीज़ से क्या हुआ, भारतीयों का उत्साह बढ़ा, ठीक है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा। तो इसने भी राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद का उदय अनेक कारणों से हुआ, और इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नीतियों की भी भूमिका थी। इसके साथ ही इसमें सामाजिक सुधारकों का भी योगदान था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी राष्ट्रवाद के उदय में सहायता की, और इन सभी कारकों के संयुक्त योगदान से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ठीक है। तो ये अपन ने भारत में राष्ट्रवाद का उदय समझा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ को मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब जो अपन ने इतनी लंबी रामायण अभी 46 मिनट में समझी ना, इस पूरी रामायण को अपन 10 मिनट में, 10 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, आप तो अगर एक दो बार देखोगे तो आप 2 मिनट में कर लोगे इसको, ठीक है। यही स्ट्रेटेजी अपन को PSIR के हर सेगमेंट के लिए फॉलो करनी है, और अगर आपको सही लगे तो आप यही स्ट्रेटेजी अपनी प्रिपरेशन में और कहीं भी डाल सकते हो। आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कहीं भी। बेसिकली मैं चाहता ना तो मैं ये 2 पेजेस में भी आपको ये सारी समरी समझा सकता था, लेकिन फर्स्ट लेक्चर था तो मेरे को लगा कि यार थोड़ा, है ना, थोड़ा डेप्थ में ही बात करें अपन, नोट से डायरेक्ट शॉर्ट में समझाएं। कुछ लोगों को हो सकता है समझ ही नहीं आया, तो इसलिए वो इतनी लंबी रामायण आपके सुनानी पड़ी। तो अभी हमने ऊपर समझा था कि राष्ट्र क्या है। तो मैंने बोला था कि वी फीलिंग हो, समान धर्म हो, समान भाषा, समान इतिहास रहा हो, समान परंपरा जिन लोगों के बीच हो, तो वो समूह क्या होता है, वो राष्ट्र होता है। राज्य क्या होता है, 4 तत्व होते हैं भाई साहब, जनसंख्या हो, भूभाग हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। अगर ये है तो वो राज्य होगा। राष्ट्र राज्य क्या है, हमने देखा आधुनिक यूरोप का गठन राष्ट्र राज्य की उसमें परिभाषा से हुआ है, ठीक है। और जो भी राष्ट्र है उसका अपना एक राज्य होना चाहिए, ऐसी मान्यता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्या भारत एक राष्ट्र है, क्या भारत एक राष्ट्र है। तो हमने सबसे पहला ही पॉइंट ये देखा था कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने कहा कि भाई भारत एक राष्ट्र नहीं है। क्यों नहीं है, कि उन्होंने कहा कि ये तो केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति है, यहाँ के लोगों में तो एक होने की भावना ही नहीं है, इनके तो ट्रेडिशंस, इतिहास, परंपराएं, धर्म, भाषा सब अलग अलग है। फिर ये चीज़ क्यों बोल रहे थे ये, क्योंकि ये श्वेत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को क्या है, सही ठहराना चाहते थे, ठीक है। तो इन्हीं के काउंटर में पहले श्वेत उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है, वो हमने देखा कि एशिया और अफ्रीका के लोगों को ये असभ्य मानते थे, और ये कहते थे कि हम सभ्य हैं और हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम इनको सभ्य बनाएं। ये व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी थी। इसी के काउंटर में क्या हुआ, इसी के काउंटर में भारतीय इतिहासकार आए, उन्होंने इनके तर्कों का खंडन किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई साहब कि प्राचीन युग से ही हम तो एक राजनीतिक इकाई के रूप में रहे, अखंड भारत की अवधारणा हमारे यहाँ थी, चक्रवर्ती राजा का आदर्श हमारे यहाँ था, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ हम किया करते थे, ठीक है। सामाजिक धार्मिक सुधारकों की भी भूमिका रही है, ठीक है। उन्होंने भी, जैसे शंकराचार्य का जिक्र किया था मैंने, है ना, शंकराचार्य ने क्या किया था, 4 पीठ और वो सब, है ना। तो वो ऐसे ही थोड़ी कर दिए, है ना, उसके पीछे भी तो उसको एक्सेप्टेंस अगर मिली है तो ऐसी थोड़ी मिल गई होगी। तो निष्कर्ष के तौर पर हमने देखा कि भारत क्या है, एक बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में गए थे कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, ठीक है। हमने कारणों पर अच्छे से बात की। पहला पॉइंट हमने लिया था ब्रिटिशर्स की क्या प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ,
ये क्यों थी? क्योंकि इसने क्या किया, भारतीयों एक समान मित्र और एक समान शत्रु की भावना लोगों के बीच में विकसित की, पहला पॉइंट। दूसरा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। तीसरा, यातायात संचार के साधनों का विकास। एक सेकेंड। चौथा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अत्याचारी शासकों की भूमिका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है। प्रजातीय भेदभाव, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव, इथियोपिया और जो जापान वाली बताई। ठीक है, अब ये की पॉइंट्स क्या हैं? ये की पॉइंट्स ने आपको ये पूरी रामायण जो मैंने 40-50 मिनट में सुनाई, इस पूरी रामायण को आपने जरा सी देर में, ज़्यादा मुश्किल से 5-6 मिनट में जो है आपने रिकॉल कर लिया, फास्ट रिकॉल। और यकीन मानो ये केवल जो की पॉइंट्स है ना, इन्हीं की पॉइंट्स को लेके आप मेंस एग्जाम में जा पाओगे, है ना। अगर आप सोचो ना कि मैं पूरी पोटली लेके चला जाऊंगा, है ना, तो वो होगा ही नहीं। और ले भी जाओगे तो वहाँ सोचोगे कैसे, 7-8 मिनट में 3 मिनट तो फ्रेम बनाने में लग जाएंगे, फिर लिखोगे कब? ठीक है, तो देखो फिंगर टिप्स पे रखो, हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो और की पॉइंट्स पे खेलो, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। ठीक है, हमारी दिमाग का ना एक काम करने का एक पैटर्न होता है, वो उसी पैटर्न पे काम करता है। ठीक है, तो उसको ना ज़्यादा उसके लिए मुश्किलें पैदा मत करो। अगर इतनी बड़ी रामायण है ना, तो कोशिश करो कि इसमें से एक पॉइंट इतना सा निकालें और इस पॉइंट में ऐसा हो कि इसको जैसे ही हम पढ़े ना तो तुरंत हमें ये पूरा याद आ जाए। ठीक है, यही बेसिक होता है किसी भी सब्जेक्ट को रिकॉल करने का। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि क्या भारत एक राष्ट्र है? हमने अच्छे से बात करी है। आधुनिक युग में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों को विस्तार से बताएं। अब जिन भी बच्चों ने कभी आंसर राइटिंग नहीं की ना, आज मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा दिमाग है ना, ये हमें फियर देता है, ये चाहता है कि हम बस शुरुआत नहीं कर दें गलती से, है ना। क्योंकि ये क्या है, कई बार क्या होता है, हम सोच के ज़्यादा डर जाते हैं चीज़ों से। हालांकि चीज़ें उतनी मुश्किल होती नहीं है, हम सोच के उस चीज़ को मुश्किल बना लेते हैं। आज आप मेरी बात मानो, एक बार इस चीज़ को दोबारा समझना, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर वीडियो देखना। ठीक है, उसके बाद आप कुछ मत करना, जो की पॉइंट्स मैंने दिए ना, इन की पॉइंट्स को रिकॉल करना 2-3 बार, और उसके बाद कुछ मत करना, डायरेक्ट एक A4 साइज़ का पेपर लेना, A4 साइज़ का पेपर लेना, पेन पेपर लेके, और इस क्वेश्चन पे कुछ भी जो भी माइंड में आ रहा है ना, कुछ भी लिखो, अनशन जो भी आ रहा है। सबसे पहले इसमें जैसे राष्ट्र शब्द है, पहले मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि क्वेश्चंस की डिमांड कैसे देखी जाती है ना, उस पर भी अपन बात करेंगे। क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का एक पैटर्न होता है, एक होती है मूल मांग, एक सेकेंड, एक मूल मांग होती है, फिर उसकी उप मांग होती है। ठीक है, ये सब चीज़ों को अलग तरीके से निकाला जाता है, कैसे अंडरलाइंस की जाती है। ठीक है, तो उस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं। अभी जब एक अच्छा खासा सेगमेंट पूरा हो जाए उसके बाद आंसर राइटिंग पे बात करेंगे, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि भाई किस तरीके से डील करें क्वेश्चन पेपर से। आज का होमवर्क आपका ये है कि आज आप A4 इसका रिविजन करके A4 साइज़ का पेपर लो और इस क्वेश्चन को लिखो। जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना, उनको आने दो, क्योंकि जितना आप इस पेपर पे लिख दोगे ना, वो तय है कि आप उतना समझ चुके हो, है ना। अब आप पेपर पे लिखने के बाद ही आप अपना मूल्यांकन कर पाओगे कि मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है, जब तक ना ये दिमाग अपन को भ्रम देगा, बोलेगा अरे भैया मैं तो 30 मार खाऊं, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं, मैं नहीं लिख पाऊंगा इसको। राष्ट्र राज्य, राज्य राष्ट्र, राष्ट्र राज्य, पता नहीं क्या क्या, इतनी दिमाग का वो हो गया पूरा। आराम से लिख दूंगा, लेकिन एक बार आप लिखने बैठोगे ना तो दिमाग ऑटोमेटिक ना फिर रियलिटी पता लगती है अपन को, यार कहाँ अपन मात खा रहे हैं ना। तो A4 साइज़ का पेपर लो और तुरंत लिखने बैठ जाओ। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आगे अपन सेशंस लेंगे, उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो देखो वीडियो को, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपने आंसर लिखो। और ये जो है इसका PDF आपको चाहिए हो, ये टेलीग्राम चैनल बना रखा है कि आपकी सेवा में, मैसेज कर देना आपको ये जो है PDF इसका मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।